हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द फिफ्थ बॉर्डर। यह है हमारी दुनिया और यह है हमारा भारत। अब हम चलते हैं ईरान की तरफ। इस मैप पर एक जगह देखो। यह है पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के बीच एक पतले से पानी का रास्ता। ये केवल 33 किलोमीटर चौड़ा है। तुम इसको देख के सोचोगे ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस 33 किलोमीटर ने मार्च 2026 में 33 करोड़ इंडियन फैमिलीज का चूल्हा भी बुझा दिया है। आज हम बात करेंगे उस रास्ते की जो पूरी दुनिया को रोक सकता है। हम सेक्शन 1 में बात करेंगे इस क्राइसिस का स्केल क्या है, कितना बड़ा है ये प्रॉब्लम। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि एलपीजी इंडिया की लाइफ में कितनी डीप है, आप इस क्राइसिस की ग्रेविटी को नहीं पकड़ पाएंगे। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एलपीजी कंज्यूमर है। अर्ली 2026 तक इस देश में 332 मिलियन एक्टिव एलपीजी कनेक्शंस थे। ये अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। 2015 में सिर्फ 62% भारतीय घरों के पास एलपीजी कनेक्शंस थे। फिर आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY। 2016 में लॉन्च हुआ एक स्कीम है जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले घरों में फ्री एलपीजी कनेक्शंस देता था। पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में ऑलमोस्ट 100% भारतीय घरों में क्लीन कुकिंग फ्यूल था। ये जेन्युइनली इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट में से एक थी। और अब इंडिया में एलपीजी सप्लाई 25 से 30% डेफिसिट हो गया है। क्राइसिस से पहले डेली बुकिंग्स थी हमारी 55 लाख सिलेंडर्स पर डे, और 14 मार्च को अकेले एक दिन में बुकिंग्स पहुंची 88 लाख। ये 60% स्पाइक था। हमारे पास गैस ज़्यादा नहीं आई, सिर्फ पैनिक सेट हो गया। लोग पहले से सिलेंडर्स बुक कर रहे थे, अब डबल बुक कर रहे थे। पड़ोसियों के नाम पे भी सिलेंडर्स बुक किए जा रहे थे। डोमेस्टिक सिलेंडर की करंट प्राइस है 900 से लेकर के 1000 रुपए, और कमर्शियल सिलेंडर्स 1900 से ज़्यादा के बिक रहे हैं। और ब्लैक मार्केट में इनका प्राइस 3000 से लेकर के 6000 रुपए। एलपीजी कंजम्पशन मार्च में एक्चुअली 17% गिर गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने खाना पकाना नहीं बंद किया, बल्कि सिंपली गैस थी ही नहीं हमारे पास। सवाल यह है क्यों। हम इसी को सेक्शन 2 में देखेंगे। देखिए, इंडिया यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये समझने के लिए एक ज्योग्राफी लेसन बहुत जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हरमूज की बात करेंगे हम। ये एक पतले से पानी का रास्ता है जो सिर्फ 33 किलोमीटर नैरो है, जो पर्शियन गल्फ को बाकी दुनिया से जोड़ता है। इस एक रास्ते से दुनिया का अप्रोक्सीमेटली 20% क्रूड ऑयल, 20% LNG और एक बड़ा हिस्सा ग्लोबल LPG का गुजरता है। सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, कुवैत, इन सब के एनर्जी एक्सपोर्ट्स इसी एक चोक पॉइंट से निकलते हैं। 28 फरवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स ने इसराइल के साथ मिल करके ईरान पे आक्रमण कर दिया। तेहरान का जवाब बहुत फास्ट आया। उन्होंने कॉमर्शियल शिपिंग के लिए स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में टैंकर टैरिफ 50% तक गिर गई और 150 से ज़्यादा वेसल बाहर एंकर पर खड़ी रह गई। कतर एनर्जीज ने फोर्स मेजर डिक्लेयर कर दिया, मतलब किसी संकट के कारण अब वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर सकते। सऊदी अरामको का लोडिंग टर्मिनल डिसरप्ट हो गया। शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम्स हजार परसेंट तक ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इंडिया के लिए यह सब बहुत कैटेस्ट्रॉफिक था। और क्यों, वो सुनिए। इंडिया की अप्रॉक्सीमेटली 60% एलपीजी रिक्वायरमेंट जो है वो इम्पोर्ट से आती है, और उन इम्पोर्ट्स का 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हरमूज से गुजरता है। कतर और सऊदी अरेबिया इंडिया के लिए बिगेस्ट एलपीजी सप्लायर्स हैं। दोनों ही इस वॉर की वजह से इफेक्टिवली कट ऑफ हो जाते हैं। कैलकुलेट करो, इंडिया के टोटल एलपीजी सप्लाई का रफली 54% एक झटके में डिसरप्ट हो गया। एक वॉर और इंडिया के खाने पकाने का सिस्टम खत्म। अब हम सेक्शन 3 में डील करेंगे कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की। इंडिया की प्रोडक्शन और इंपोर्ट गैप के बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पर एक बात है जो इस क्राइसिस में सबसे कम अटेंशन पे रही है, और वो ये है कि ये सिर्फ एक वॉर की वजह से नहीं हुआ है। ये इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो हमेशा से केवल एक डिसरप्शन दूर था किसी डिजास्टर से। नंबर सुनिए, मैं जो भी डिस्कशन करूंगा वो मेट्रिक टन्स में होगा। देखिए, फिजिकल ईयर 2024-25 में इंडिया ने करीब 31 मिलियन मेट्रिक टन एलपीजी यूज करी। डोमेस्टिक रिफाइनरीज ने बनाया 13 मिलियन मेट्रिक टन, और हमने बाहर से मंगाया करीब 19 मिलियन मेट्रिक टन। मतलब हम केवल 40% बना रहे हैं और 60% बाहर से मंगा रहे हैं, मोस्टली मिडिल ईस्ट नेशन से, स्ट्रेट ऑफ हरमूज के रास्ते। हर महीने इंडिया अपनी प्रोडक्शन से ऑलमोस्ट दोगुना बाहर से खरीद रहा है। तो फिर सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा, क्यों इंडिया घर पे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकता? क्योंकि एलपीजी एक बाई प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल रिफाइनिंग का, और इंडियन रिफाइनरीज हमेशा से ऑप्टिमाइज की गई हैं कि पेट्रोल और डीजल बनाएं हम लोग, एलपीजी नहीं। तो इंडियन रिफाइनरीज में एलपीजी सिर्फ 4.2% प्रोड्यूस होता है टोटल क्रूड प्रोसेसिंग का। आप एक रिफाइनरी को रातों रात स्विच नहीं कर सकते कि अब वो ज़्यादा एलपीजी बनाएगी। अब बात और बुरी हो जाती है। इंडिया की एलपीजी कंजम्पशन एक डिकेड में डबल हो गई। उज्ज्वला योजना इतनी सक्सेसफुल रही कि डिमांड एक्सप्लोड कर चुके हैं, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिर्फ 14% बढ़ी इस पीरियड में।
जबकि कंजम्पशन करीब 32% बढ़ चुकी है हमारी। ये गैप सालों से वाइड ही होता चला जा रहा है। और स्टोरेज, अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते और इम्पोर्ट की भी गारंटी नहीं है, तो कम से कम स्ट्रेटजिक रिजर्व तो रखनी चाहिए ना। तो सुनिए, इंडिया का टोटल स्ट्रेटजिक एलपीजी स्टोरेज कैपेसिटी करीब 1.4 लाख टन है। इंडिया डेली रफली 80,000 से लेकर के 90,000 टन ऑफ एलपीजी कंज्यूम करता है। मतलब स्ट्रेटजिक एलपीजी रिजर्व्स इक्वल टू सिर्फ 2 दिन का नेशनल डिमांड। कंपेयर करो, इंडिया 60 दिन का स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल रिजर्व रखता है और 332 मिलियन घरों के लिए बस 2 दिन। यही है इस क्राइसिस का कोर पॉलिसी फेलियर। एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर्स आते हैं गवर्नमेंट की साइड से 8 मार्च 2026 को। गवर्नमेंट ने कुछ एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर्स दिए आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जिससे हमारा प्रोडक्शन 5 से 7 दिनों में करीब 28 से 30% जंप कर गया है। टेक्निकली काफ़ी इंप्रेसिव अचीवमेंट है ये। गैप थोड़ा क्लोज हुआ है, बट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स अभी भी बहुत इनॉर्मस हैं। जैसा हम सबको पता होगा कि जहाँ भी शॉर्टेज होती है और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड प्राइस होती है, वहाँ ब्लैक मार्केट अपने आप पैदा हो जाता है। ये इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है और इंडिया में एग्जैक्टली वही हो रहा है। एलपीजी मार्केट में क्राइसिस के बाद जो हुआ वो एक टेक्स्ट बुक केस जैसा है कि कैसे एक एसेंशियल कमोडिटी कितनी जल्दी क्रिमिनलाइज हो जाती है जब सप्लाई कोलैप्स होता है तब। दिल्ली में एक डोमेस्टिक सिलेंडर की ऑफिशियल प्राइस 913 रुपये है और ब्लैक मार्केट में सेम सिलेंडर 2000 से 3000 रुपये तक का बेचा जा रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर जो कि ऑफिशियली 1884 रुपये के हैं, वो बेंगलोर में करीब 6000 रुपये के बिक रहे हैं, 3 गुना ज़्यादा प्राइस। ब्लैक मार्केट का तरीका हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं। पहले देखिए, पश्चिम बिहार और रजौरी गार्डन वेस्ट दिल्ली में पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया। वो फील्ड सिलेंडर से एम्प्टी सिलेंडर में इलीगल गैस ट्रांसफर कर रहे थे, एक्स्ट्रा सिलेंडर बना के बेचने के लिए। 3000 में एक। ये सिर्फ इलीगल नहीं है, ये बहुत डेंजरस भी है और ऐसे लोग कर रहे हैं क्योंकि शॉर्टेज है और पैसा बनाने का मौका है। रेट फिगर्स देखते हैं 21 मार्च 2026 तक। नेशन वाइड 21 मार्च तक 3500 से ज़्यादा रेड्स कंडक्ट हो चुकी हैं, हज़ारों सिलेंडर सीज किए जा चुके हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्वोक कर दिया गया है। मतलब एलपीजी होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग अब क्रिमिनल ऑफेंस है विद सीरियस पेनाल्टीज। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, लॉ एनफोर्समेंट सिलेंडर सीज कर सकती है, मिडिल को अरेस्ट भी कर सकती है, लेकिन ब्लैक मार्केट तब तक वापस आता रहेगा जब तक अंडरलाइन शॉर्टेज एग्जिस्ट कर रही है। स्ट्रीट फूड वेंडर्स, चाय वाले, स्मॉल होटल ओनर्स, ये लोग रोजाना सिर्फ कुछ 100 रुपये के मार्जिन पे काम करते हैं। एक ब्लैक मार्केट सिलेंडर जो कि 3000 का है, इनकी पूरे हफ्ते की कमाई साफ कर सकता है। यहीं से हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। क्या हमारे पास दूसरा इंपोर्ट ऑप्शन नहीं है? तो अगर कतर और सऊदी अरेबिया इफेक्टिवली कट ऑफ हो चुके हैं, तो इंडिया एलपीजी कहाँ से खरीदे? ऑनेस्ट जवाब ये है, ऑप्शंस हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीप, क्विक या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं पहले। यूएस ने ऑलरेडी 2026 के लिए एक डील साइन की है यूएस गल्फ कोस्ट से कि 2.2 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एनुअल एलपीजी हम इंपोर्ट करेंगे, जो कि इंडियन नीड का करीब 10% है एनुअली। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अमेरिकन एलपीजी जो कि प्रिडोमिनेंटली प्रोपेन है और इंडियन घरों में हम मिक्स यूज़ करते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन का। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है ताकि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इसको सीमलेसली हैंडल कर पाए। प्लस यूएस से आने में काफ़ी वीक्स एक्स्ट्रा लग जाते हैं और फ्रीट कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। हमारे पास और भी ऑप्शन है जैसे नॉर्वे और अल्जीरिया। इंडिया दोनों से प्रोक्योरमेंट स्केल अप कर रहा है। नॉर्वे का एलपीजी हाई क्वालिटी का है, लेकिन उनके पास एक्सपोर्ट वॉल्यूम नहीं है बहुत ज़्यादा। अल्जीरिया का एलपीजी ब्यूटेन हैवी है, वो इंडिया के लिए बेटर ब्लेंडिंग ऑप्शन भी दे रहा है। ये ठीक ऑप्शन है। रशिया, इंडिया ने रशिया से क्रूड इंपोर्ट्स 50% तक बढ़ा दिए हैं। डायरेक्ट एलपीजी इंपोर्ट्स के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ज़्यादा रशियन क्रूड डोमेस्टिक रिफाइनरीज में प्रोसेस होने से एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ता है हमारा। इनडायरेक्ट सोल्यूशन है, लेकिन ये काम आ रहा है। अब आता है केप ऑफ गुड होप, लंबी राह। जो टैंकर्स स्ट्रेट नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, उन्हें हम केप ऑफ गुड होप अफ्रीका की तरफ रीरूट कर दे रहे हैं। ये रफली 2 से 3 हफ्ते एक्स्ट्रा ट्रांजिट में लगाता है। इससे इकोनॉमिक्स काफ़ी बदल जाती है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर क्वाइटली ईरानियन ऑफिशियल से बात कर रहे हैं कि इंडियन फ्लैग्ड वेसल को स्ट्रेट से सेफ पैसेज मिले। ये अगर सक्सीड होता है तो सबसे डायरेक्ट और सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन होगा, लेकिन डिप्लोमेसी है, टाइम लगता है और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ कि हमसे गलती कब हुई। देखिए, ये सब फॉरसिएबल था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने पहले ही इंडिया की लिमिटेड एलपीजी स्टोरेज कैपेसिटी को रिस्क फ्लैग किया था और स्ट्रेटजिक रिजर्व को रैपिडली एक्सपैंड करने की रिकमेंडेशन भी दी थी। इंडिया ने अपना एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी के अराउंड बनाया। उज्ज्वला योजना एक जेन्युइनली ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम थी, लेकिन हमने इसके रिस्पॉन्स में कोई स्ट्रेटजिक रिजर्व नहीं बनाया, कोई सीरियस इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं किया। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो नेशनल नीड का आधा भी नहीं कवर करती, उसको भी हमने नहीं बढ़ाया।
देखिए, 3 चीज़ें हैं जो बदलनी चाहिए। पहली, स्ट्रैटेजिक एलपीजी स्टोरेज कम से कम 30 दिन की नेशनल डिमांड तक स्केल अप करना होगा हमें, और ये नेगोशिएबल नहीं है। दूसरी, डोमेस्टिक रिफाइनरी कैपेसिटी को रिस्ट्रक्चर करना होगा, ताकि एलपीजी यील्ड एक सोची-समझी पॉलिसी की तरह आगे बढ़े और अचानक नहीं। और हमें अपने एफसीसी यूनिट्स को भी अपग्रेड करना होगा। एफसीसी यूनिट्स हैं जिससे हम एलपीजी बनाते हैं एक रिफाइनरी में। तीसरी, इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में एम्बेड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्राइसिस से पहले स्टेट बंद होने के बाद पैनिक में हमें नहीं ढूंढना चाहिए कि अब हम कहाँ से मंगाएं। और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म आंसर इसका एलपीजी डिपेंडेंसी कम करने से होगा। इंडिया के पास 143 गीगावाट्स ऑफ सोलर कैपेसिटी है। इंडक्शन कुकटॉप्स की सेल लगातार अपसर्ज हो रही है और घरों में ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जा रहे हैं। पाइप्ड नेचुरल गैस एक्सपैंड हो रहा है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हम सेटअप कर रहे हैं। एनर्जी ट्रांसिशन ही एक स्ट्रक्चरल सोल्यूशन है इस क्राइसिस से निपटने के लिए। मजबूरी में ही सही, पर हम इस पे ध्यान दे रहे हैं। इस क्राइसिस के बीच में एक आयरनी है। इंडिया ने एक डिकेड में दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन कुकिंग फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया, लाखों औरतों और बच्चों की हेल्थ इंप्रूव करी। ये जेन्युइनली एक नेशनल अचीवमेंट थी जिसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। और फिर हजारों किलोमीटर दूर एक युद्ध ने एक नैरो स्ट्रेट बंद किया और पूरी इमारत ही हिल गई, क्योंकि नींव के नीचे काफ़ी फॉल्ट थे। सिलेंडर स्कैर्स हो गए, ब्लैक मार्केट ने खूब पैसा बनाया। गवर्नमेंट ने पहले डिनाई किया, फिर स्क्रैम्बल किया, फिर मैनेज किया, और 332 मिलियन फैमिलीज इंतजार करती रही। ये सिर्फ एक एनर्जी क्राइसिस नहीं है, ये एक लेसन है कि क्या होता है जब एक देश की सबसे ज़रूरी सर्विस एक जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट और 2 दिन की रिजर्व पर टिकी होती है। अगर आपकी गवर्नमेंट इससे सीखती है, रियली सीखती है, सिर्फ क्राइसिस पास होने तक मैनेज नहीं करती, तो इंडिया इस क्राइसिस से ज़्यादा रिजिलियंट होकर निकलेगा। और अगर नहीं सीखती, तो अगली बार जब कोई स्ट्रेट ऑफ हरमूज के पास मिसाइल चलाएगा, हम यही कन्वर्सेशन दोबारा कर रहे होंगे। चलिए कमेंट्स में बताइए, क्या इंडिया का रिस्पांस फास्ट इनफ था? क्या गवर्नमेंट ऑनेस्ट रही? और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लोगों से शेयर करें। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए सोचते रहें, समझते रहें।